नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम नज़दीक है, जिसके लिए जो अभ्यास सीरीज है इसमें हम लोग 40,000 एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो सीरीज है उसमें हम लोग पॉलिटी करने वाले हैं और पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की ये क्लास नंबर 4 है। इसके पहले 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, सभी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। ठीक है ना, तो कोई भी क्लास लेनी हो तो प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। क्लियर? तो आज हम लोगों का पॉलिटी का सेशन है, क्लास नंबर 4। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन पॉलिटी के क्लास नंबर 4 का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर देना है। क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहले, भारतीय संघ के निम्न राज्यों के सृजन अथवा उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का सही कालक्रम क्या है? मतलब भारतीय संघ के निम्न राज्य, जो राज्य का पुनर्गठन हुआ है या पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है जब, तो कब कब मिला है? एक तो हमें डेट पता होनी चाहिए। अब जब डेट पता होगी तभी कालक्रम लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। अगर आपने पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन के बारे में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं केवल और केवल 4 से 5 मिनट में एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा पहले। ठीक है, ताकि अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ क्या चीज़ें हैं। देखिए देखिए, हुआ ये कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो भाषाई आधार पर, किस आधार पर? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना निश्चित हुआ। राज्यों का पुनर्गठन, कुछ राज्यों ने इसकी मांग उठाई कि भैया राज्यों का पुनर्गठन हो, लेकिन किस आधार पर? भाषा के आधार पर हो। ठीक है, अब इस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष एक ही अध्यक्ष थे जो स्थायी हो गए थे बाद में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जितना आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि 27 नवंबर 1949 को एक समिति का गठन किया और उस समय जो सीजीआई थे एसके धर, तो एसके धर की अध्यक्षता में एसके धर समिति का गठन हुआ। कब हुआ? 1947 में। इस एसके धर समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। कब पेश की? 1948 में। और इस रिपोर्ट में इन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा है कि जो भाषा का आधार है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है। हाँ, अगर आपको करना है, विभाजन करना है, तो आप प्रशासनिक आधार पर कर सकते हो या भौगोलिक आधार पर भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो प्रशासनिक भौगोलिक आप कर सकते हो, भाषा के आधार पर उचित नहीं है। इस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया। इसी समय कांग्रेस ने भी क्या किया, समझिएगा, कांग्रेस ने भी क्या किया कि एक अलग से जेवीपी समिति बना दी। तो जेवीपी समिति में जेवीपी 3 लोग हैं। कौन कौन है? जे से जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 सदस्यों का समिति एक बनाई कांग्रेस ने। कब बनाई? 1948 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी? समझिएगा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी 1949 में। इसने क्या बोला? इस समिति ने भी बोला कि भैया भाषा के आधार पर, जो आधार आपका भाषा है वो सही नहीं है, भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते। तो अभी तक देखो, एसके धर समिति और जेवीपी समिति दोनों लोगों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। ठीक है, अब हुआ ये कि तेलुगु भाषाइयों में एक व्यक्ति थे जो ज्यादा मांग उठा रहे थे भाषा के आधार पर विभाजन का, जिनका नाम था पोल्टू श्री रामालू। आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। पोट्टू श्री रामालू नाम था शायद, रामालू। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अनशन शुरू कर दिया कि भाई भाषा के आधार पर तो हम बांट के रहेंगे। अनशन शुरू कर दिया, और अनशन शुरू कर दिया तो लगभग 55 से 56 दिन हुए होंगे अनशन करते हुए, और इनकी हो गई मृत्यु। और मृत्यु हुई कब? तो ये हुई 1952 में, 1952। अब इस समय सरकार किसकी है? भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि यार इससे तो हमारी सरकार गिर जाएगी, एक होता है ना डर। तो इस वजह से भाषा के आधार पर
भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो आपसे पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन कौन सा हुआ था, तो आंध्र प्रदेश। कब हुआ, डेट इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 1953 को। और उस समय इसकी राजधानी क्या थी, उस समय इसकी राजधानी क्या थी, कुरनूल। क्या थी, कुरनूल। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब हुआ ये कब गठन हुआ, 1953 में। अब जब इसका गठन हो गया तो बहुत सारे लोग मांग करने लगे कि भाषा के आधार पर जब आंध्र प्रदेश बन सकता है तो हमारा राज्य भी बन सकता है, वगैरह वगैरह। तो हुआ क्या उसके बाद, हुआ क्या कि 1953 को ही एक फजल अली नाम के व्यक्ति थे, फजल अली आयोग का गठन किया गया। इन्हीं की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग में पूछता है कितने सदस्य है, तो ये 3 सदस्य है। 3 सदस्य कौन कौन है, तो पहले तो फजल अली है, फजल अली स्वयं अध्यक्ष हैं। उसके बाद KM पलक्कर, क्या नाम है, KM पलक्कर। उसके बाद है हृदय नाथ कुंजरू, क्या नाम है भैया, हृदय नाथ कुंजरू। ये 3 लोगों की समिति बनाई गई जिसका नाम है फजल अली आयोग। कब, 1953 में। इसने क्या किया फजल अली आयोग ने कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग, और 1953 में बनी थी। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी, 1955। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बन गया, अधिनियम कब बन गया, 1956 को। ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था, 1956 को बना था। और इसी अधिनियम के बाद फजल अली आयोग ने 14 राज्य और 6 UT 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। शुरुआत से मैंने जो बताया, पहले बनी एसके धर समिति, इसने भाषा के आधार पर मना कर दिया। फिर बनी JVP समिति, किसने बनाई थी, कांग्रेस ने, इसने भी भाषा के आधार पर मना कर दिया। फिर बनी पोल्टो श्रीमालू की मृत्यु हो गई, उसके बाद भाषा के आधार पर पहला गठन हो गया। उसके बाद फजल अली आयोग, इसने भी कह दिया कि हाँ ठीक है चलो मना देते हैं। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, अधिनियम आया, और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो गया। अब आपसे पूछेगा क्या, आपसे सिंपल चीजें आप पूछता है। जैसे एसके धर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, 1948 में, डेट पूछेगा तो। वरना कांग्रेस के JVP समिति में कौन कौन सदस्य, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था, 3 सदस्य थे, बता देना है। जैसे फजल अली आयोग कितने सदस्य था, 3 सदस्य था, बता देना है कौन कौन सदस्य थे। क्लियर हो गया। अब जब ये हो गया, इसके बाद राज्यों का गठन हुआ। तो राज्यों का गठन हुआ तो उसकी मैं टेबल लिख देता हूं, आप याद कर लेना एक बार। जैसे आपको पता है कि आंध्र प्रदेश तो बन ही चुका है, आंध्र प्रदेश बन चुका है। कब बन चुका है, 1953 में, 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 को। उसके बाद गुजरात, गुजरात कब बनता है, 1960। उसके बाद एक नागालैंड है, नागालैंड कब बनता है, 1963 को। ये पूर्ण राज्य का दर्जा है, ठीक है। हरियाणा, हरियाणा कब बनता है, 1966 को, पंजाब से अलग होके। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश HP लिख रहा हूं, 1971 में। मेघालय, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 3 इकट्ठे। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये कब बनते हैं, 1972 में। सिक्किम, सिक्किम के बारे में अभी मैं थोड़ी सी डिटेलिंग बताऊंगा, ठीक है ना। सिक्किम कब बनता है, 1975 में। उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये कब बनते हैं, 1987 में। और फिर आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये 3 डेटें तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। सन 2000 कौन अलग हुआ, तो भैया पहले बना आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग होके। उसके बाद बना आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग होके। और उसके बाद बना झारखंड, बिहार से अलग होके।
ठीक है। और उसके बाद आपका तेलंगाना बना था सबसे लास्ट में, कब बना था? 2014 में। क्लियर है? इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आपका ये पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। बुक में पढ़ोगे तो बहुत लेंदी दिया हुआ है, लेकिन इतना ही पूछा जाता है आपसे। अब सिंपल सा ये डेट आपको याद हो गई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। काफी लंबा टाइम हो गया। क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, क्वेश्चन देखिए, कालक्रम मिलाना था। तो अभी हम लोगों ने देखा आंध्र प्रदेश कब बना है? 1953 में बना है। 1953 में कैसे बना पूरी डिटेल बता दिया है। महाराष्ट्र 1960 में, महाराष्ट्र शायद नहीं बताया, चलो लिख देता हूँ। नागालैंड 63 में, और हरियाणा 1966 में। बस मिला लो तो पहले नंबर पे यही आएगा एक। इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, बचा क्या? ऑप्शन है, ऑप्शन इज द राइट। क्लियर? समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन देखने में बड़े लेंदी लगते हैं, लेकिन है होते बहुत ईजी हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सिंपल क्वेश्चन, देखिए बार बार वही पूछा जाता है। तो हमें ये पता है भैया, उत्तराखंड और झारखंड ये दोनों सन 2000 में है। डेट अगर ना भी पता हो हटा दो अभी। अरुणाचल प्रदेश हमें पता है, अरुणाचल प्रदेश हमें पता है 1987 में है, 1987 में। और गोवा भी आपका 1987 में है। ठीक है, दोनों एक साथ है। अब यहाँ वाला देख लो, उत्तराखंड झारखंड वाला। उत्तराखंड आपका 9 नवंबर को, 9 नवंबर को, और झारखंड आपका 15 नवंबर को। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी डेटें अगर नहीं पता है हमें तो 1 आना चाहिए, उसके बाद 3 आना चाहिए, और फिर उसके बाद ये 87 वाले इधर आने चाहिए। 1-3 लास्ट में आना चाहिए, और 1-3 लास्ट में ऑप्शन डी में ही केवल दिया हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपसे नहीं पूछी जाती है, ऐसा खुद ही पूछा जाएगा कि आप लगा लोगे। वैसे अरुणाचल प्रदेश की एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 20 फरवरी को है, और गोवा की एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 30 मई को है। लेकिन ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितनी मैं डेटें बता रहा हूँ उसको जरूर पढ़ लेना। चलिए आगे देखें। बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। तो बम्बई प्रांत था वो काफ़ी बड़ा था, गुजरात महाराष्ट्र उसी से अलग हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? गुजरात अभी बताया मैंने 1960 में अलग हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। मतलब कहने का कि जैसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग संविधान से ली गई थी, अलग अलग देशों के संविधान से ली गई थी, तो उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि राज्यों का संघ जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो मैं बता दूं, ये लिया गया है कनाडा से, राज्यों का संघ। और कनाडा कहीं ऑप्शन में नहीं है, लेकिन देखोगे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो यही आपका कनाडा है। ब्रिटिश नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तरी, तो ऊपर जाओगे यूएसए के तो कनाडा ही पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर देते हैं विचार। देखिए, पहला है भारत में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। बिल्कुल सही है, लोकतंत्र है। दूसरा है भारत एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न राज्य है। बिल्कुल सही। जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो क्या लिखा है? भारत का संविधान एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर है भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। बिल्कुल सही है। अब भारत में कल्याणकारी राज्य, डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की तो बात कर रहा है पूरा का पूरा, तो ये भी आपका सही है। मतलब चारों सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, क्लियर है? हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं पिछले 3 पार्ट में। चलिए आगे देखें। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी, मतलब जो राज्य का प्रमुख होगा, जो प्रधान होगा, वो जनता द्वारा चुना जाएगा, वो भी एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि या बिल्कुल फिक्स टाइम पीरियड के लिए चुना जाएगा। ठीक है ना? तो वंशानुगत नहीं है, बस इसीलिए गणतंत्र है, इसका मतलब गणतंत्र है। जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है, तो भैया वंशानुगत शासन नहीं है। कोई भी अगर सत्ता में बैठेगा, सरकार में बैठेगा, तो भैया एक निश्चित अवधि के लिए बैठेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखें। स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य था। स्वतंत्रता के पश्चात का मतलब है कि 1947 में स्वतंत्रता मिली, इसके बाद बंटने वाला पहला राज्य था।
तो भैया 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य बॉम्बे था। बॉम्बे और गुजरात बटे थे कब? 1960। क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, जो एक संघ है उससे राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। ये बिल्कुल सही है, इसी वजह से बोला गया है। क्लियर है? दूसरा है, सेकंड नंबर है, ये पूछा है, बोला है एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। बिल्कुल सही है। मैंने आपको क्या बताया था, एसके धर समिति ने क्या किया था कि भाषा के आधार पर बांटने के लिए मंजूरी नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा है, प्रशासनिक तौर पर बांट लो या भौगोलिक तौर पर बांट लो, लेकिन भाषा के आधार पर मत बांटो। तो दूसरा बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तीसरा है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। मैंने आपको अभी बताया है, कांग्रेस ने एक समिति बनाई थी, जेवीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जब पेश की, क्या बोला था कि भैया भाषा के आधार पर हम वरीयता नहीं देते हैं। क्लियर? तो बस तीनों आपके स्टेटमेंट सही है, और ये दोनों स्टेटमेंट तो मैंने अभी आपको पूरा विस्तार थ्योरी पढ़ाई है। ठीक है? और जितना पढ़ाया है थ्योरी में अभी, केवल उतने से ही आपके एग्जाम में पूछा जाना है, ये भी आप तय कर लो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्लियर? देख रहे हो कितना लेंदी क्वेश्चन है देखने में, लेकिन है बहुत इजी। क्लियर है? चलिए आगे देखें। कथन कारण वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। देखिए, पहला है, भारत संघ नहीं है। और मैं चीख चीख के बता रहा हूं, क्वेश्चन भी 2-3 आ चुके हैं, चीख चीख के बता रहे हैं भैया भारत जो है राज्यों का संघ है, और इसमें कह रहा संघ नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद के पास है। बिल्कुल सही है। किसी भी राज्य में हम परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत, ये मैं बता चुका हूं। ए गलत है, ए गलत है। ऑप्शन डी केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए गलत है। तो अगर आपको बी वाला कारण नहीं भी पता है तो भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखें। नेक्स्ट, भारत के संघ राज्यों का प्रशासक होता है। संघ राज्य मतलब केंद्र, केंद्र राज्य का प्रशासक कौन होता है? सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो भाग 1 में आपने पढ़ा होगा, भाग 1 में क्या, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है कि यदि संसद क्या करेगा, कानून बनाकर किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों का आकार में परिवर्तन कर सकता है, वो भी सामान्य बहुमत से। इससे भी या सामान्य बहुमत से। क्लियर? लेकिन यहां क्या पूछा गया है, नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर कर सकते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर कर सकते हैं, किसी राज्य का नाम परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल नहीं कर सकते। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, इस वजह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्लियर? नेक्स्ट, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक पारित होना अनिवार्य है। मतलब भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले, मतलब राज्यों का अगर गठन करना है तो वो विधेयक कैसे पारित होगा? अभी मैंने बताया आपको, बिल्कुल सामान्य बहुमत से। ऑप्शन बी। ठीक है ना, सामान्य बहुमत से। क्लियर है? बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, तो भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, संघीय राज्य तो नहीं है। आंशिक रूप से संघात्मक, आंशिक रूप से एकात्मक गलत, संघात्मक विशेषताओं के साथ एकात्मक गलत। राज्यों का संघ है भारत, क्या राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भारतीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। इसी के तहत ही आगे क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ। तो ऑप्शन इज द राइट। ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको पूरा थ्योरी बता दी है, अब दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ साफ साफ बोला गया है सह राज्य के रूप में प्रवेश पाने वाला राज्य था। यहाँ ये नहीं बोला गया है
कि राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, ये नए राज्य का गठन कब हुआ ना, यहाँ पे सह राज्य के रूप की बात कर रहा है। तो देखिए आर्टिकल 2 में क्या बोला गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करने का उल्लेख है। मतलब अगर कोई बाहरी क्षेत्र है तो उसको अगर भारत में मिलाना है तो वो आर्टिकल 2 के तहत मिल सकता है। क्लियर? बस हुआ यही, क्या हुआ कि हुआ ये 35वां संविधान संशोधन 1975। 35वां संविधान संशोधन 1975 में क्या हुआ, आर्टिकल 2A जोड़ दिया गया, मैं प्लस कर देता हूं, जोड़ा गया। और क्या हुआ कि सिक्किम जो राज्य था इसको सह राज्य का दर्जा मिला। समझिएगा, सह राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद क्या हुआ, 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ। इसके तहत आर्टिकल 2A इसको समाप्त कर दिया गया, मैंने माइनस बना दिया है, 2A को समाप्त कर दिया गया। और सिक्किम को क्या हुआ, यहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा। अभी यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला, तो 36वें के तहत मिला। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला, तो 35वें के तहत मिला। तो 35 36 दोनों अलग अलग हैं। क्लियर? अब मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया है कि सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है आर्टिकल 371F में। ठीक, हालांकि ये मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपको 36वां 35वां संविधान संशोधन अच्छे से याद रखना है। तो पहला जो सह राज्य था वो था सिक्किम। ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है? तो 35वां 36वां अच्छे से पता हो गया आपको। चलिए आगे देखें। चलिए इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो कुल मिला के जिन जिन राज्यों का गठन हुआ है, जब जब हुआ है, उनको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला आंध्र प्रदेश हुआ 1953 में, हिमाचल प्रदेश हुआ 1971 में, सिक्किम हुआ अभी बताया है 1975 में। 2 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद 4 इसमें नहीं है, 2 के बाद 4 इसमें नहीं है। उसके बाद हरियाणा होता है आपका 1966 में। तो 1 3 ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कोड के माध्यम से चुनिए। तो कुल मिला के वही कालक्रम अनुसार मिलाना है, देखते हैं। तो नागालैंड 1963 में, 1963 में, हरियाणा 1966 में अभी देखा है, सिक्किम 1975 में और मेघालय 1972 में। तो क्या हो गया, सबसे पहले 3, तो बस ऑप्शन सी इज द राइट। सिंपल है कि नहीं? चलो आगे देखें। ये भी मिलान ही करना है, सॉरी कालक्रम अनुसार लगाना है। तो सिक्किम का 1975 है, छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों का 2000 है और अरुणाचल प्रदेश का 1987 है। तो मिला लो, 4 के बाद 2, इसको हटाओ पहले, 4 2 डायरेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? संघीय प्रदेश का मतलब है यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश है? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आ चुका है। तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है, प्रेजेंट में। तो 25 राज्य तो है नहीं, 28 राज्य, 7 केंद्र, 24 ना उत्प्रेरक में से कहीं नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया है? आपको पता है याचिका मतलब रिट। रिट कौन कौन जारी कर सकता है? हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट। तो भैया दोनों, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार के रिट? हाई कोर्ट 6 प्रकार के रिट और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट। तो अगर हम बोल दें कि रिट अधिकारिता में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लियर है? तो अब कौन कौन से हैं वो देखो, 5 इंपॉर्टेंट। एक तो आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी
प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद है आपका परमादेश, परमादेश। तीसरा है आपका उत्प्रेषण। चौथा है आपका प्रतिषेध। पांचवा है आपका अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। और जो छठवा है जो केवल सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, सॉरी हाई कोर्ट जारी करता है केवल, वो कौन सा है? इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब कहने का कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिकार, अधिकार परीक्षा, ये जो शुरुआत के 5 हैं ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करते हैं, लेकिन जो छठवा है इंजंक्शन ये केवल हाई कोर्ट जारी करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, परमादेश, ऑप्शन डी निषेधाज्ञा कोई भी ऋण नहीं होती है, ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो पहला है केंद्र राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों के प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों आते हैं, तो भैया मूल अधिकारों के प्रवर्तन। अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? अच्छा प्रश्न है, और आपने मूल अधिकार अच्छे से पढ़ा होगा, ये मैं थोड़ा सा मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मूल अधिकार काफी बड़ा चैप्टर है और मूल अधिकार काफी मतलब यहाँ से क्वेश्चन भी काफी आते हैं। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? अगर मैं आपसे बोलूं केवल भारतीय, केवल भारतीय नागरिक, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, केवल ये जो 5 आर्टिकल है ना, ये केवल केवल भारतीयों को उपलब्ध है। मतलब कहने का कि अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उसको ये अधिकार नहीं मिलेंगे 15, 16, 19, 29, 30 वाले, और बाकी सब जितने भी आर्टिकल बचे हैं उसमें भारतीय भी है और विदेशी भी है। जैसे मैं बोल दूं आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समता, तो ये सबको प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। अगर मैं कह दूं आर्टिकल 17, ये क्या है? छुआछूत का अंत, तो भैया छुआछूत से भारतीय भी मतलब अलग रहेगा और विदेशी भी अलग रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि विदेशी को बोलो भैया इसको हम छू नहीं सकते। क्लियर? तो 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, और शेष जितने आर्टिकल बचे मूल अधिकार के वो सभी को प्राप्त है। क्लियर? अब जैसे विधि के समक्ष समता है, तो हमसे क्या बोला गया था? सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, तो विधि के समक्ष समता 14, भैया ये तो सभी को उपलब्ध है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है, ये भी सभी को उपलब्ध है। शोषण के विरुद्ध ये 23, 24 में है, ये भी सभी को उपलब्ध है। अवसर की समानता ये आर्टिकल 16 में है। तो भैया ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, सभी को प्राप्त नहीं है। इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। केवल आपको ये आर्टिकल याद कर लेना है, इन आर्टिकल का मतलब क्या है, व्याख्या क्या है, ये भी याद कर लेनी है, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। क्लियर? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वान्वित करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 फर्स्ट ए, 19 फर्स्ट ए में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात भी इसी में की गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अब देखिए, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है मतलब केवल भारतीयों को, मैंने बताया था अभी, केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो केवल भारतीयों को कौन कौन से प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30, 5। तो विधि के समक्ष समता 14 है, तो ये तो भैया सभी को प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21, और शोषण के विरुद्ध ये 23, 24। तो भैया केवल विदेशियों को प्राप्त नहीं है, मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, मतलब केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो बस कौन सा है? 19 दिख रहा है, बस ऑप्शन बी इज द राइट है। सिंपल क्वेश्चन और लेवल का क्वेश्चन है ये एक। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट पढ़ेंगे अच्छे से।
मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है, संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही है। मैंने आपको 19 के सभी आर्टिकल बताए थे, ABCDEFG जो भी होते हैं, और सभी के व्याख्या बताई थी किसमें क्या क्या उल्लेख है। तो 19 फर्स्ट जी में क्या है कि व्यवसाय आप कर सकते हो, कहीं भी व्यवसाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड है, संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। मतलब कहने का व्यवसाय कर सकते हो ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गांजा चरस बेचने लगो, समझ रहे हो, उसका मौलिक अधिकार नहीं है। हाँ, आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो लीगली होना चाहिए, इनलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो ये दो वाला भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है? बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो, कोई मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछता है, और इसका एक ही रास्ता है ये सब सॉल्व करने का, कि रिवीजन आपका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, क्वेश्चन की जो भाषा है उसको समझने में आसानी हो जाएगी, और जब भाषा समझने में आसानी हो जाएगी तो एक फिक्स टाइम पीरियड पे हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो सिंपल सा है, जीवन की स्वतंत्रता या जीवन जीने की स्वतंत्रता किस में है? आर्टिकल 21 में ही है। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? और आर्टिकल 21 के बारे में मैंने पार्ट 3 क्लास 3 में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया था। क्लियर? चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा समग्र विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ये एक स्टेटमेंट है, और मैंने आपसे बताया था जिस भी सब्जेक्ट में जो जो स्टेटमेंट आएंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको करवाता रहूंगा बीच बीच में। इकट्ठे स्टेटमेंट दे दूंगा तो ना आपको याद होगा ना मैं याद करवा पाऊंगा। क्लियर है? तो स्टेटमेंट हो गए, आर्टिकल हो गए, बीच बीच में चैप्टर वाइज पढ़ो तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये स्टेटमेंट था एस राधाकृष्णन का। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर? ये स्टेटमेंट देखो कई बार आ चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब मौलिक अधिकार के सभी आर्टिकल मैंने आपको पिछले 2 क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, आपको आ गए होंगे। जैसे विधि के समक्ष समता या विधि के समान विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण किसमें है? आर्टिकल 14 में है। ये बिल्कुल सही है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर, आर्टिकल 16 में है। बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार 18 में नहीं है भैया। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है। आर्टिकल 21A में है। और अगर डीपीएसपी की बात करिए तो मूल अधिकार है। अगर डीपीएसपी में देखा जाए शिक्षा का अधिकार तो आर्टिकल 45 में है। क्लियर है? और मौलिक कर्तव्य में भी शिक्षा की बात की गई है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समता। कानून विधि एक ही है, ठीक है ना? तो कानून के समक्ष समता भी है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल अधिकार नहीं है। ये आपका डीपीएसपी में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब हम लोग देखेंगे उसके बारे में, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। क्लियर है? बाकी शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23-24 में दिया हुआ है, विधि के समक्ष समता 14 में दिया हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में दिया हुआ है ना? सिंपल सा है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? आर्टिकल 20-21 के अतिरिक्त। अब आपसे स्टेटमेंट अगर पूछा जाए कि क्या मूल अधिकारों को रद्द किया जा सकता है, तो बिल्कुल यस, रद्द किया जा सकता है। कब? जब आपातकाल की स्थिति हो। आपात की स्थिति हो तब रद्द कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। समझिएगा बहुत अच्छे से। यहां पे 2 आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट है, मैं ओरली बोलूंगा, आपको लिखना और लिख लेना। आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 में बोला गया है कि भैया अगर आपातकाल लगा है या आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार रद्द करने पड़े तो आर्टिकल 20-21 को छोड़कर शेष आर्टिकल रद्द कर देंगे, लेकिन 20-21 को हाथ भी नहीं लगाएंगे, ये लागू रहेंगे आपातकाल के दौरान। लेकिन एक है आर्टिकल 358, एक कम 358। इसमें क्या बोला गया? यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के दौरान लगा है, सशस्त्र विद्रोह है, अगर सशस्त्र विद्रोह के दौरान आपातकाल लगा है तो भैया आर्टिकल 19, 20, 21 ये 3 आर्टिकल छोड़कर सभी रद्द होंगे।
लेकिन 19 भी रद्द नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? तो अगर आर्टिकल देखो, आर्टिकल यहाँ केवल यहाँ 20-21 की बात हुई थी, अब 20-21 किस में है? आर्टिकल 359 में है। बस ऑप्शन बी टिक कर दो। लेकिन अगर यहीं पर अनुच्छेद 20-21 19-20-21 होता तो हम क्या करते? ऑप्शन ए 358 करते। ठीक है, तो ये बारीकी है खासकर आरओ एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छे से समझना है इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। क्लियर? नेक्स्ट, अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। किस एज तक के बच्चों को? याद रखना है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और आर्टिकल 21 से कब जोड़ा गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, AR मतलब कथन करने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत संरचनात्मक हिंसा का एक खराब स्वरूप है, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, बिल्कुल सही। भाई हम छू नहीं सकते, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो एक तरीके से धार्मिक स्वीकृति है ना छुआछूत, तो ये बिल्कुल सही है। और धार्मिक स्वीकृति है या धार्मिक आधार पर यह अस्पृश्यता गलत है, इसीलिए ये संरचनात्मक हिंसा का भी रूप है। क्लियर? तो ये AR बिल्कुल सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ देख रहे हो शायद रिटे लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ है क्या। देखिए इसमें है क्या कि रिटो के अलग अलग नाम है। ठीक है, उन नामों को काफी अच्छे से याद करना है। जैसे मैं बोल दूं बंदी प्रत्यक्ष, सुमेलित नहीं, बंदी प्रत्यक्ष करने का टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब एक तरीके से इंग्लिश वर्जन है इसका, और इसके लैटिन नेम में पूछे जाते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का टू हैव दी बॉडी ऑफ कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। परमादेश को वी कमांड कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रतिषेध को ये नहीं कहा जाता, प्रतिषेध को बोला जाता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। और अधिकार परीक्षा को बाई वॉट अथॉरिटी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बिल्कुल सी आप गलत है, जो सी ऑप्शन है वो गलत है। आप समझिए इसके अलग अलग नाम क्या है, मैं बोल रहा हूँ लिख लेना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैवियस कार्पस भी बोला जाता है, हैवियस कार्पस, ये तो इंग्लिश वर्जन है लेकिन ये नाम याद रख लेना। परमादेश, परमादेश को मैंडेमस भी बोला जाता है, मैंडेमस। और जो उत्प्रेषण है ना, उत्प्रेषण सर्थियोरी बोला जाता है। प्रतिषेध को प्रोहिबिशन बोला जाता है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। और जो अधिकार परीक्षा है इसको को वारंट बोला जाता है, को वारंट, ये तो सुना होगा को वारंट है ना, वारंट जारी हो जाता है, को वारंट। क्लियर? चलिए आगे देखें। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ आप बेसिक नॉलेज से भी कर सकते हो उसको। जैसे कानून के समक्ष समानता तो है ही, अवसर की समानता भी है, सामाजिक समानता भी है, लेकिन आर्थिक समानता का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है ना, आर्थिक रूप से सभी लोग समान नहीं हो सकते, इस वजह से यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। तो मैंने बताया था 15, 16, 19, 29, 30, तो यही केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो कौन सा है? जैसे विधि के समक्ष समता 14, ये तो सभी को प्राप्त है, हटा दो। गिरफ्तारी या गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल 22 में है, हटा दो। प्राण दैहिक स्वतंत्रता ये 21 में है, हटा दो। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा या भेदभाव में प्रतिषेध, ये आर्टिकल 15 में है, जो कि केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है समानता। समानता किसमें? विधि के समक्ष समानता, तो 14 से 18, ऑप्शन सी इज द राइट। बताओ, क्लियर? चलिए आगे देखें। निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है देखते हैं। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है,
देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और अभी हम लोगों ने शायद क्वेश्चन देखा है, मैंने इसमें बताया था ना, इसमें सामाजिक समानता इसमें बोला है मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो भैया आर्थिक समानता नहीं है, लेकिन सामाजिक समानता ऑप्शन बी तो है, सामाजिक समानता है। बस यहीं से एक्सप्लेनेशन उठाओ और यहाँ पे टिक कर दो, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ऑप्शन सी इज द राइट। बताओ क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन या सरकारी नौकरी के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस पे आपको आर्टिकल 16 या लोक नियोजन में जो अवसर है समानता का, वो है आर्टिकल 16। और आर्टिकल 16 के सभी सब आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं ओरली बोलता हूं, आर्टिकल 16 का 1 और आर्टिकल 16 का 2 समझना है अच्छे से। आर्टिकल 16 का 1 में क्या लिखा हुआ है, 1 में केवल इतनी बात लिखी हुई है कि राज्य लोक सेवाओं में सभी को समान अवसर देगा। क्या देगा? सभी को समान अवसर देगा। दूसरे में क्या बोला गया है कि भैया राज्य लोक नियोजन में या लोक सेवाओं में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जब भेदभाव नहीं करेगा तो यहां भी समान अवसर देगा। भाई जब किसी में भेदभाव नहीं कर रहा तो यहां भी समान अवसर दे रहा है, तो यहां भी समान, यहां भी समान। और जैसे ही हम आर्टिकल 16(3) में जाते हैं, 16 का 3, इसमें क्या बोला गया है भैया, लोक सेवाओं में या सरकारी नौकरियों में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव होगा। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे आप यूपी में रहते हो और कोई फॉर्म निकला बिहार में और आप ओबीसी के हो और बिहार में आप फॉर्म भरोगे तो क्या ओबीसी में भरोगे? नहीं, जनरल में। क्यों? क्योंकि आपका निवास स्थान यूपी में है और आपके निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो चुका इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 16(3) के तहत। लेकिन आर्टिकल 16(1)(2) में सिर्फ और सिर्फ समानता की बात की गई है। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अवसर की समानता की केवल बात की गई है। तो आर्टिकल 16(1) और 2 में ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो मैंने आपको 16(1) बता दिया, 16(2) बता दिया, दोनों में समानता। 16(3) में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव। और 16(4) आर्टिकल 16(4) जाओगे, इसमें क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 16(4) पहले तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 को इसको जोड़ा गया था, पहली चीज, ठीक है। और इसमें केवल इतनी बात की गई है कि लोक सेवाओं में या सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC या पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर है? तो खंड 4 या 16 का 4 में ये बात बोली गई है। क्लियर? आगे 16 के 4 में ये बोल दी गई ना, उसके बाद से फिर आरक्षण की गतिविधि शुरू हुई। जो आपका OBC को 27%, 15%, 7%, वो जो आरक्षण हुआ है वो फिर आगे हुआ है। जो OBC का, खासकर OBC का आर्टिकल 340 के तहत, हालांकि मैं इसको अलग से बता दूंगा, काफी लंबा चौड़ा ये चीजें हैं। क्लियर? अभी केवल आपको खंड 4 याद रखना है। चलिए आगे देखें। भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है, इसके अंतर्गत समाहित है। अब यहाँ पे केवल समता का अधिकार बोला गया है, तो हम पहला पढ़ते हैं कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण है क्या? बिल्कुल सही। उसके बाद है सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध होना, बिल्कुल सही है। भाई हम जीवन में कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद है शिक्षण संस्थाओं और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल क्या होता है? दुर्बल या कमजोर वर्गों के लिए स्थान और पदों का आरक्षण, बिल्कुल सही है, ये भी हम कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही है, क्योंकि ये तीनों चीजें वर्तमान में लागू है। क्लियर? चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। और नहीं समझ में आ रहा तो एलिमिनेट करो। इससे 14 में समता का अधिकार है, हटा दो। 18 में उपाधियों का अंत है, हटा दो। 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में है, श्रमिकों की बात ही नहीं कर रहा, हटा दो। बचा क्या? आर्टिकल 23, ऑप्शन डी इज द राइट। अब ऐसे भी क्या बोला गया है? श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी। और 23 में क्या है? बलात् श्रम निषेध। मतलब अगर हम किसी को मजदूरी कराएंगे, पहले तो जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते, और मजदूरी जिसकी कराएंगे तो उसको पर्याप्त मजदूरी देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आर्टिकल 23 में बोला गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार भी है। क्लियर? चलिए आगे देखें।
वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार के बारे में आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, आर्टिकल 31 में इसका उल्लेख था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या हुआ, इसको मौलिक अधिकार से हटा के क्या कर दिया गया, आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। और ये वर्तमान में क्या है, एक सांविधिक अधिकार है। देखिए कई लोग सांविधिक या वैधानिक और कानूनी और संवैधानिक, इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये सब क्या चीज़ें हैं। भैया ये सब एक ही चीज़ें हैं, ठीक है ना, फालतू का इधर उधर मत भटको। ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसका हम विस्तार व्याख्या ढूंढ लेंगे, कुछ सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है, भैया संपत्ति का अधिकार सांविधिक है, वैधानिक है, कानूनी है और संवैधानिक है। संवैधानिक का मतलब जिसका उल्लेख संविधान में हो वही संवैधानिक, चाहे जो हो, ठीक है। तो जैसे मान लो नीति आयोग, नीति आयोग क्या कोई आर्टिकल में है, नहीं, वो संविधान में है ही नहीं, तो वो क्या है, असंवैधानिक। जो आर्टिकल में है वो संवैधानिक, बस। तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो सांविधिक भी है, वैधानिक भी है, कानूनी भी है, जो ऑप्शन में आ जाए। तो वैधानिक आया है, ऑप्शन बी इज द टिक करो, आगे बढ़ो। क्लियर, बताओ कितना सिंपल है, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो हमारे सभी प्रश्न होते हैं समाप्त एंड। हम लोगों ने आज पॉलिटी की क्लास की। पॉलिटी में भी क्लास नंबर आज हमारी 4 थी और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे और खासकर आरओ एआरओ लाइक क्वेश्चन थे। समझिएगा, क्वेश्चन थोड़े से अगर हार्ड लगें तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा पीवाईक्यू क्वेश्चन के जरिए ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ना समझ में आए तो उसको बुक में ढूंढें और डिटेल आपको चाहिए तो, वरना मैं जितने क्वेश्चन करा दूँ उतने ही रट लो तो काम बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही 40,000 है। 40,000 अपने आप में ही मायने रखते हैं। क्लियर, तो चलिए आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।